देखिए, आज का ये जो वीडियो है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, पति-पत्नी का वाद-विवाद होता है, वाद-विवाद अब इस कदर बढ़ गया है, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों ने ये सोचा है कि क्यों ना हम आपसी सहमति से अलग हो जाएँ। अगर आपसी सहमति से अलग होने की सोचते हैं, तो वहाँ पर तलाक आसानी से हो जाता है और सारी चीज़ें पहले ही तय की जाती है। यहाँ पर पति-पत्नी थे, वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, दोनों ने बातचीत के ज़रिए एक-दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश की, परिवार बीच में आया, लेकिन बात नहीं बनी और बाद में दोनों के बीच में तय हुआ कि क्यों ना हम आपसी सहमति से अलग हो जाएँ। अब दोनों ने ये तो तय कर लिया था कि आपसी सहमति से हम दोनों अलग हो जाएँ, चाहे कारण कुछ भी हुआ, लेकिन दोनों ने तय किया कि अब हमें अलग हो जाना ही हमारे रिश्ते के लिए बेहतर है। और बात भी सही है, जहाँ पर दोनों एक साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, जहाँ पर दोनों ने ये सोच लिया है कि अब हमारा जीवन एक-दूसरे के बिना ही सही है, तो वहाँ पर अलग हो जाना ही बेहतर है। लेकिन बात यहाँ पर खराब कहाँ पे होती है? देखिए, पत्नी ने कहा, "मैं तुम्हें तलाक देने को बिल्कुल तैयार हूँ और आपसी सहमति से हम अलग हो जाते हैं।" पति भी मान गया। लेकिन जब बात उन दोनों के मध्य में आई पैसों को लेकर, जहाँ पर पति की प्रॉपर्टी और पैसों की बात आई, वहाँ पर पत्नी ने उससे एक ऐसा अमाउंट उसके समक्ष रखा, जो अमाउंट पति को देना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पति के द्वारा ये कहा गया कि जितना डिमांड तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, वो मैं तुम्हारी जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं कर सकता हूँ। इतना पैसा मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। जिस रिश्ते में ना तो पत्नी रहना चाहती थी और ना ही पति रहना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बात खराब हो गई, पैसे जब बीच में आ गए। पत्नी ने कहा, मुझे एक्स अमाउंट अपने पति से चाहिए। पति के द्वारा ये कहा गया कि मैं इतना पैसा तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अब पत्नी अपने मायके में है, मायके में जब वो आई तो उसको किसी के द्वारा ये कहा गया कि देखो, इसका आसान तरीका ये है अपने पति से पैसे वसूलने का, जहाँ पर तुम अगर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाती हो, तो वहाँ पर पति तुरंत आपसे समझौता करेगा और तुरंत जो पैसा आप माँग रही हो, वो पैसा पति के द्वारा दे दिया जाएगा। बस महिला ने क्या किया, महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पहले उसने घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवाया और जैसे ही इस बात की जानकारी पति को प्राप्त हुई, पति को जब ये बात पता चली, तो पति ने अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो, हम तो आपसी सहमति से अलग होने की सोच रहे थे, तुम जितना पैसा मुझसे माँग रही थी, उतना पैसा मैं तुम्हें नहीं दे रहा था। जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उतना पैसा तुम ले लो। हाँ, थोड़ा बहुत हम ऊपर-नीचे कर सकते हैं, जहाँ पर मैं थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा कर तुम्हें दे दूँ या कहीं से उधार लेके दे दूँ। लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बीच में ये बात तो तय नहीं हुई थी कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति थाने जाएगा, मामला दर्ज कराएगा, जबकि ना तो मेरे द्वारा कोई घरेलू हिंसा हुई है, ना मैंने कोई दहेज की माँग की। हम तो स्वेच्छा से ही अलग हो रहे थे। अलग-अलग कारण थे जिसके कारण हम दोनों साथ नहीं रह रहे थे। लेकिन पत्नी को तो पैसा चाहिए था। पत्नी ने आरोप पति के ऊपर लगा दिया। पत्नी ने कहा कि देखो, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। अब जितना मैं तुमसे एक्स अमाउंट माँग रही थी, उससे ज़्यादा तुम्हें अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाऊँगी। या तो तुम झूठे आरोप फाइट करने के लिए न्यायालय में आओ या फिर मुझे पैसा दो। अब इस स्थिति में पति के पास क्या रास्ता है? क्या उसे झूठे आरोप फाइट करने चाहिए या फिर पत्नी के साथ समझौता कर लेना चाहिए? देखिए, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी आजकल हो रही हो, जहाँ पर पत्नी आपके ऊपर दबाव डाल रही है कि तुम मेरी शर्तों के अनुसार समझौता करो। देखिए, जब भी पत्नी के द्वारा इस तरह से किया जाता है, जहाँ पर वो अपने शर्तों के अनुसार आपसे समझौता कर रही है, चाहे वो आपसी तलाक से लेके समझौता है, चाहे वो मेंटेनेंस से लेके समझौता है या आपके घर वापसी से समझौता वो कर रही है, तो वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर ही समझौता करने हैं। देखिए, एक जब केस होता है, जहाँ पर आपसी समझौते से ही केस का निपटारा किया जा सकता है। लेकिन अगर एक पार्टनर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि आपको अब समझौता करना पड़ेगा, अगर आपके पास आप समझौता नहीं करोगे, तो हम आपके ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे, झूठी कार्रवाई करेंगे, तब आपको पैसा वहाँ से, आप अगर सीधे रास्ते पैसा नहीं दोगे, तो हम न्यायालय के माध्यम से पैसा आपसे वसूली करेंगे और अब जो हमने अमाउंट आपसे माँगा था, उससे कई गुना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर इस तरह की धमकी देकर आपके ऊपर प्रेशर बनाकर पत्नी समझौता कराने को कहती है, तो वहाँ पर उस स्थिति में आपको कभी भी समझौता नहीं करना है। देखिए, उस स्थिति में कभी भी आपको समझौता नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार समझौता कर लेते हैं, अभी मान लिया कि आपने उनसे समझौता कर लिया
आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आपके द्वारा जितना पैसा माँगा गया है उतना पैसा मैं दे दूँगा, लेकिन तुम अपने केस वापस ले लो, हम आपसे सहमति से कोर्ट में अलग-अलग हो जाते हैं या कोई भी बात को लेके। तो मैं आपको बता दूँ कि पत्नी कभी भी मुकर सकती है। इस तरह के केसों में आपको पत्नी को पूरा पेमेंट कभी एक साथ नहीं करना है। कभी भी पेमेंट करने की बारी आती है तो वहाँ पर आपको किस्तों में ही पैसा उनको देना है, और ये पैसा जो है ये ऑनलाइन माध्यम से ही आपको देना है। आप उनको जो है पैसा कैश में ना दें, क्योंकि आप अगर एक नंबर पर उनको पैसा देने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ उनको ऑनलाइन माध्यम से ही पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके पास पैसा रखा हुआ है जो आपको लगता है कि ये पैसा कैश के माध्यम से अपनी पत्नी को दे देता हूँ, जिसका रिकॉर्ड मेरे बैंक में नहीं है या मुझे इसका रिकॉर्ड नहीं लोगों के सामने लाना है, तो वहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर पत्नी वहाँ पर मुकर जाती है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे द्वारा इनको पैसा दिया गया है, या आप ये बात अगर बाहर निकल के आती है तो फिर आपके ऊपर अन्य तरह से कार्यवाही भी की जा सकती है। टैक्स से संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी आप समझौता करें तो बहुत सोच समझ कर आपको समझौता करना है। इससे पहले आप किसी वकील साहब से जानकारी प्राप्त कीजिए कि किस तरह से मैं समझौता करूँ, क्या मुझे वहाँ पर सावधानियाँ बरतनी है। फिलहाल अगर पत्नी आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, पैसों की डिमांड कर रही है, तो उस वक्त बिल्कुल आपको समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको धमकी दे रही है कि झूठे आरोपों में फँसा दूँगी, तो वहाँ पर आप अपना केस ईमानदारी से फाइट कीजिए, सबूत इकट्ठा कीजिए। अगर आपके पास एविडेंस है, हो सकता है कि आपको न्यायालय में तलाक लेने में 2 या 3 साल लग जाएँ, लेकिन आप सही तरीके से अपना केस फाइट कीजिए। नहीं तो अगर आप एक बार पैसा महिला को दे देते हैं, तो वहाँ पर अगर महिला कल मुकर जाती है, तो आपका पैसा भी जाएगा और उसके बाद आपको केस भी फाइट करना पड़ेगा। फिलहाल जो भी आप काम करें, आप न्यायालय के माध्यम से ही आपको करना है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर न्यायालय में आपका चल रहा है, आपके द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की जाती है, तो वहाँ पर पति के वकील साहब आपसे किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं और आपको किस चलिए, आज का ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर मैंने महिलाओं के लिए बनाया है, जहाँ पर मेंटेनेंस का मामला अगर न्यायालय में आपका चल रहा है, आपके द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की जाती है, तो वहाँ पर पति के वकील साहब आपसे किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं और आपको किस तरह से उनके सवालों का जवाब देना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है मेंटेनेंस की, तो वहाँ पर पत्नी की ओर से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक उसे मेंटेनेंस की प्राप्ति हो, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कुछ गलती की जाती है। वो गलतियाँ क्या-क्या है, आज इस वीडियो में मैं यही जानकारी आपको दूँगी। देखिए, जहाँ पर पति से वाद विवाद होता है और पत्नी मायके चली जाती है या अलग से रहने लगती है, तो वहाँ पर पत्नी के द्वारा कुछ आरोप ऐसे लगाए जाते हैं जो सत्य नहीं होते हैं, जहाँ पर पत्नी के द्वारा कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती है। अगर अत्याचार हो रहा है या जो बात आपके साथ हुई है, जो घटना घटित हुई है, अगर आप वही जानकारी न्यायालय में या कोर्ट में देते हैं या पुलिस स्टेशन में देते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ पर ना तो आपको झिझक होगी और ना ही वहाँ पर आपको डर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है झूठे आरोप लगाने की, जहाँ पर बात आ जाती है झूठी बातें लिखने की, जहाँ पर बात आ जाती है बढ़ा चढ़ाकर न्यायालय में अपनी बात रखने की, या जब पुलिस स्टेशन में जा आते हैं तो वहाँ पर आपके द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बातों को प्रस्तुत की जाती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फंसने का डर होता है और वहाँ पर सामने वाले वकील साहब को आपको किस तरह से फंसा सकते हैं, ये कुछ गलतियां जो आपके द्वारा की जाती है वही मैं बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है मेंटेनेंस के केस में। तो मेंटेनेंस में महिलाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे सामने वाले वकील साहब जब आपसे बात करेंगे तो बहुत
आपसे पहले कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आप आसानी से जिसका जवाब दे सकें। आपका नाम पूछा जा सकता है, आप पहले कहाँ काम करती थी, या आपके भाई बहन कितने हैं, आपकी क्या एजुकेशन है। इस तरह से साधारण से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वो प्रश्न पूछने का कारण ये रहता है कि आप सही तरीके से न्यायालय में अपने सवालों का जवाब दे पाएँ। आप एक कंफर्ट फ़ील करें और वहाँ पर अपनी बात सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें। और वहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप विवाह से पूर्व क्या कोई काम करती थीं, आपका नाम क्या है, आपके पति का नाम क्या है, आप अपने सास-ससुर के साथ कितने समय रही, क्या शुरुआत में आप लोगों के बीच में सब सही था, क्या उस वक़्त आपके पति आपको पैसा देते थे, और कब तक आपको पैसा दिया जाने लगा और कब आपको पैसा नहीं दिया जाने लगा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन कहीं पर जो आपके द्वारा गलती की जाती है, वो मैं बताने वाली हूँ। देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि क्या विवाह से पूर्व आप कोई काम करती थी? आप कहेंगी अगर करती होंगी तो आप कहेंगी हाँ, मैं इस कंपनी में काम करती थी, या मेरी सरकारी नौकरी थी, उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने बोला कि इसे आप छोड़ दो। या आप ये भी कह सकती थी नहीं, मैं कोई काम नहीं करती थी, जबकि आप घर पर ट्यूशन लेती थी, या आप सिलाई का काम करती थी। इस तरह से अगर आप काम करती थी, अगर आपके द्वारा ये जानकारी वहाँ पर छिपा दी जाती है और ये बात आपके पति के वकील साहब सामने रखते हैं, तो वहाँ पर फिर आप झूठा आप साबित हो सकती हैं। जैसे कि आप कहाँ पर काम करती थी? आपने ये कहा कि मैं कहीं काम नहीं करती थी, मैं तो शादी से पूर्व कोई काम नहीं करती थी। लेकिन सामने वाले वकील साहब, पति के वकील साहब ये पूछ सकते हैं कि हमें तो ये मालूम है कि आप विवाह से पूर्व घर पर ट्यूशन लेती थी, उससे आपके पास अच्छी खासी इनकम आ जाती थी। फिर आप कहती हाँ, ये तो था, मैं तो ट्यूशन लेती थी। फिर सामने वाले वकील साहब आपसे कह सकते हैं जब आप ट्यूशन लेती थी तो आपने ये जानकारी न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं रखी? आपने अभी हमने जब आपसे पूछा कि क्या विवाह से पूर्व आप कोई काम करती थी, तब आपने इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? उस वक़्त आपके पास कोई आंसर नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आप फँस सकती हैं। दूसरा, आपके द्वारा ये लिखाया गया है, जहाँ पर आपने ये लिखा दिया था और आपको इस बात की याद भी नहीं है, जहाँ पर आपने लिखाया था कि मैं जब अपने सास-ससुर के घर में थी, तो वहाँ पर मेरे पति के द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। मेरे सास-ससुर मुझसे पैसों की माँग करते थे। मेरे पति भी कोई काम नहीं करते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि घर का खर्चा चलाना है तो तुम अपने मायके से लेके आओ। जब आपको मालूम है कि पति कमाता नहीं है, तो आपने मेंटेनेंस में इतनी डिमांड कैसे रखी है? जहाँ पर आपने पहले ये आरोप लगाया था कि मेरा पति कोई कमाता नहीं है, मुझसे ही ये कहता है कि तुम मायके जाओ और मायके से ही पैसा लेके आओ। और यहाँ पर आपने उनसे 50,000 रुपये हर महीने की डिमांड रखी है, या 30,000 रुपये महीने की डिमांड रखी है। तो ये जब एक व्यक्ति कमा नहीं रहा है, जहाँ पर वो 500 रुपया दिन भी नहीं कमा रहा है, तो वहाँ पर आप उनसे 50,000 रुपये की डिमांड कैसे कर रही हैं? जहाँ पर आपके द्वारा स्वयं लिखाया गया है, जहाँ पर आपने लिखा है कि दहेज की माँग की है, इनके ऊपर लोन है। ये मुझसे कहते हैं कि आप मायके जाइए और मायके से पैसे लेके आइए, नहीं तो हम तुम्हें घर पे रहने नहीं देंगे। ये आपके द्वारा लिखाया गया है, और आप जो व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहे हैं, उससे आप हर महीने 50,000 रुपये की कैसे डिमांड कर रही हैं? तो यहाँ पर जो आपने गलती वहाँ पे की, आपने तो लिख दिया। आपको किसी ने बोला कि आप जब तक बढ़ा-चढ़ा कर नहीं लिखोगी, तब तक आपको पैसों की माँग आप नहीं करोगी, तब तक आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपके पति के वकील साहब हैं, यहाँ पर आप फिर फँस सकती हैं। उनके द्वारा ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कह पाएँगी। वहाँ पर फिर आप घबरा जाती हैं, और फिर यहाँ पर जो मेंटेनेंस का केस होगा, वो थोड़ा आपके लिए वीक पड़ सकता है। इसलिए छिपाव आपको नहीं करना है। अगर आप पहले से कोई कमाती थी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप ट्यूशन क्लास लेती थी, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हाँ भई, मैं ट्यूशन लेती थी, जिससे मेरी इनकम 5,000 रुपये आती थी या 10,000 रुपये आती थी 2013 या 14 में। और अब शादी के बाद मैंने काम नहीं किया, क्योंकि घर गृहस्थी मुझे देखनी थी, मुझे अपने बच्चों को भी देखना था, और यहाँ पर मैंने बार-बार कोशिश की काम करने की, लेकिन मेरे पति ने मुझे मना कर दिया। जहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया कि या तो तुम नौकरी करो, या फिर
तुम घर गृहस्थी संभालो और इस वजह से मैं काम नहीं कर पाई। लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या आप अभी काम करने में सक्षम हैं? अगर आपको कल को कहीं से बच्चे मिलते हैं, ट्यूशन क्लास क्या आप ले सकती हैं, या टीचिंग का ऑफ़र आपको मिलता है तो क्या आप वो कर सकती हैं? यहाँ पर फिर आप कहती हैं हाँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। जब आपके द्वारा ये कहा जाएगा तो सामने वाले वकील साहब ये कहेंगे कि जब आप सक्षम हैं, जब आप कुछ काम कर सकती है, तो फिर आपको मेंटेनेंस की क्यों ज़रूरत है? क्यों आपने इतनी भारी डिमांड कर रखी है? जहाँ पर एक पति के पास जिसकी इनकम महीने की 1 लाख रुपया आ रही है, उसमें उसके माता-पिता की ज़िम्मेदारी है, भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी है, घर का लोन है, खुद के भी खर्चे हैं, और वहाँ पर आपने 50,000 रुपया डिमांड कर रखा है। फिर यहाँ पर आप फँस सकती हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के ही, जब सामने वाले वकील साहब प्रश्न पूछेंगे, तो बहुत सोच समझ कर ही आपको आंसर देने हैं। जो आपने थाने में लिखाया है, एक-एक चीज़ जो भी आपके द्वारा लिखा गया है, मारपीट की है, बाथरूम में बंद कर देते थे, या ऑफ़िस जाते थे तो मुझे फ़ोन दे के नहीं जाते थे, कितने बार मुझे खाना नहीं दिया, ये सारी चीज़ों के जवाब आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास इन सारी चीज़ों के जवाब नहीं हैं, तो वहाँ पर आप फँस जाएँगी और फिर वहाँ पर मेंटेनेंस से भी हाथ धोना पड़ेगा, मेंटेनेंस कम मिलेगी, कम प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपका केस पूर्ण रूप से खराब हो सकता है। इसलिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में बारीक चीज़ें जो होती हैं, वो आपको ही देखनी पड़ती है। आप अपने वकील साहब से संपर्क कर सकती हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके द्वारा क्या लिखाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो महिलाएँ आज ये वीडियो देख रही हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि जो घटना आपके साथ घटी हुई है, उसी चीज़ को आपको न्यायालय के समक्ष रखना है, वही उसी तरीके से आपको मामला रखना है, और उसी तरह से सेक्शन लगाए जाते हैं। अगर आप झूठा आरोप लगाती हैं, तो फिर वहाँ पर पूर्ण रूप से फँसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको अवश्य दूँगी। धन्यवाद।